हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं एडिटेरिया के फुल सिलेबस टेस्ट 1 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा स्थल बिहार में 9 पाषाणकालीन स्थलों में शामिल है? तो रोहतास का सेनुआर भी शामिल है, गया का ताराडीह भी शामिल है और सारण का चिरांद भी शामिल है। ये सभी शामिल हैं। इन स्थलों से पत्थर के बने सूक्ष्म औजार तथा हड्डी निर्मित उपकरण साक्ष्य के रूप में प्राप्त हुए हैं। तो उपयुक्त में से एक से अधिक राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। मेगास्थनीज ने लिखा इंडिका, तो ए का 3 हो जाएगा। टॉलमी ने ज्योग्राफी को लिखा तो बी का 1 हो जाएगा। प्लिनी ने नेचुरल हिस्टोरी का लिखा तो सी का 2 हो जाएगा। और हेनसांग ने सी यू की लिखा। मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा, ए का 3 हो जाएगा, ए का 3। और टॉलमी ने ज्योग्राफी लिखा तो बी का 1 हो जाएगा। प्लिनी ने नेचुरल हिस्टोरी का लिखा तो सी का 2 हो जाएगा। हेनसांग ने सी यू की लिखा तो डी का 4 हो जाएगा। तो इसमें से ए का 3, बी का 2, सी का ए का 3, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 4 राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय हीनयान से संबंधित है? तो हीनयान से 2 संप्रदाय संबंधित है, वैभाषिक तथा सौत्रांतिक। हीनयान से संबंधित है माध्यमिका एवं विज्ञानवाद, ये महायान के प्रमुख संप्रदाय हैं। तो इसमें से ए हो जाएगा सौत्रांतिक, राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? हड़प्पा सभ्यता के लोग प्रकृति पूजक थे, ये सही है। इन्होंने विशाल पूजा स्थलों का निर्माण करवाया। जादू टोना पर भरोसा करते थे, जादू टोना पर तो भरोसा करते थे, ये सही है, लेकिन इन्होंने विशाल पूजा स्थलों का निर्माण करवाया था, ऐसा साक्ष्य अभी नहीं प्राप्त हुआ है, तो ये गलत है। सो राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था राजगृह में 483 ईसा पूर्व में, अजातशत्रु के शासनकाल में। वैशाली में नहीं हुआ था, पाटलिपुत्र में भी नहीं हुआ था, कुंडलवन में भी नहीं हुआ था। उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। अग्रहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यह ब्राह्मण को दी गई भूमि होती थी और इस पे कोई भी टैक्स नहीं देना होता था, राइट ऑप्शन ए होगा। गुप्त काल में अपहृत भूमि के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को रखा जाता था? जो भूमि खेती के लिए उपयुक्त हो, जो भूमि खेती के लिए उपयुक्त हो उसको कहा जाता था क्षेत्र, तो ये नहीं होगा। जो भूमि जोती नहीं जाती थी उसको खील कहा जाता था, ये भी नहीं होगा। बिना जोती गई जंगली भूमि, बिना जोती गई जंगली भूमि को अपहृत कहा जाता था, तो ये सही होगा, राइट ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से चीनी यात्री ने बौद्ध शिक्षा केंद्र नालंदा की यात्रा की थी? तो ह्वेनसांग ने भी की थी और इत्सिंग ने भी की थी। ह्वेनसांग 645 ईस्वी तक भारत में रहा। वह बौद्ध विश्वविद्यालय नालंदा में पढ़ने के लिए तथा भारत से बौद्ध ग्रंथ ले जाने के लिए आया था। इत्सिंग 670 ईस्वी में नालंदा आया। उसके अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का भरण पोषण 200 गाँवों के राजस्व से होता था। तो इसमें से ए और बी दोनों ही सही है। उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि ग्रहण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, राइट ऑप्शन सी होगा। प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय का संबंध विजयनगर के किस राजवंश से था? तुलु वंश से था, राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से कौन कादरी सिलसिले का संस्थापक था? शेख अब्दुल कादरी जिलानी, राइट ऑप्शन ए होगा। मुगल काल में टोडरमल द्वारा किस वर्ष दहसाला प्रणाली की शुरुआत की गई थी? तो दहसाला प्रणाली की शुरुआत अकबर के शासनकाल के 24वें वर्ष 1880 में की गई थी, 1880 में, राइट ऑप्शन ए होगा। मध्यकालीन भारत में रहट किससे संबंधित था? तो मध्यकालीन सिंचाई व्यवस्था में रहट काफ़ी प्रचलन में था। इसकी सहायता से सिंचाई हेतु पानी अधिक गहराई से निकाला जाता था। रहट एक सिंचाई यंत्र था, राइट ऑप्शन सी होगा, सिंचाई का साधन। पानीपत के युद्ध के समय मराठाओं का पेशवा कौन था? बालाजी बाजीराव था, बालाजी बाजीराव, राइट ऑप्शन सी होगा। बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड डलहौजी के समय नहीं हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल था 1848 से 1856 तक।
प्रथम तार लाइन कलकत्ता से आगरा शुरू किया गया इन्हीं के टाइम में। कब? 1853 में। तो यह हुआ था। लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी कब? 1854 में। तो ये है। नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया गया था, यह भी 1854 में। तो ये तीनों ही सही है उपयुक्त में से। लॉर्ड डलहौजी के समय नहीं हुआ था, तो उपयुक्त में से सभी हुआ था, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वप्रथम सिविल सेवा की परीक्षा निम्नलिखित में से किसने पास की थी? तो सर्वप्रथम सिविल सेवा की परीक्षा सत्येंद्र नाथ बोस ने पास की थी 1863 में। तो इसमें से कोई नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। 1853 के चार्टर एक्ट से सिविल सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था की गई थी। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र अवध राज्य का संस्थापक था? सआदत खां था, राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से, राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने कहा था भारत के राष्ट्रीय विकास के लिए विदेशी पूंजी एक अनिवार्य शर्त है? तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था, और इसके जवाब में दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि विदेशी पूंजी भारतीय संसाधनों की लूट और शोषण का जरिया है, राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रमुख भूमिका थी? तो खेड़ा सत्याग्रह में भी उनकी भूमिका थी, नागपुर झंडा सत्याग्रह में भी, बलसाड़ सत्याग्रह में भी उनकी भूमिका थी। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। मैं नास्तिक क्यों हूँ नामक लेख किसने लिखा था? भगत सिंह ने लिखा था, राइट ऑप्शन सी होगा। गांधी जी द्वारा किस वर्ष वर्धा से अपनी हरिजन यात्रा आरंभ की गई थी? तो 7 नवंबर 1933 को वर्धा से गांधी जी ने अपनी हरिजन यात्रा आरंभ की थी। 29 जुलाई 1934 तक, यानी 9 महीने तक वह देश का दौरा करते रहे। उन्होंने 20,000 किलोमीटर की यात्रा की थी, राइट ऑप्शन बी होगा, 1933 में। फ्लाउड आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो भू राजस्व से था, भू राजस्व से, राइट ऑप्शन बी होगा। बंगाल भू राजस्व आयोग, जिसे फ्लाउड आयोग के नाम से भी जाना जाता था, इसी आयोग ने सरकार को भू राजस्व की दर आधे से कम करके 1/3 की सिफारिश की थी। इस आयोग की अनुशंसा के कारण बंगाल में 1946 के उत्तरार्ध में तेभागा आंदोलन शुरू हुआ था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान तैयार किया गया था? तो मद्रास के 1908 के अधिवेशन में, राइट ऑप्शन सी होगा। कांग्रेस का 23वां अधिवेशन 1908 में मद्रास में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। इसी अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान का निर्माण किया गया था। लैंड होल्डर सोसाइटी का गठन किस वर्ष किया गया था? 1838 में द्वारका नाथ टैगोर के द्वारा कलकत्ता में किया गया था, 1838, राइट ऑप्शन सी होगा। 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो दलित की तरफ से भीमराव अंबेडकर प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे, व्यापारियों की तरफ से होमी मोदी शामिल हुए थे, और सिख समुदाय की तरफ से सरदार संपूर्ण सिंह शामिल हुए थे। तो उपयुक्त में से सही सुमेलित नहीं है, तो सभी सही सुमेलित हैं, सो उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। अहमदिया आंदोलन का संस्थापक कौन था? मिर्जा गुलाम अहमद। अहमदिया आंदोलन के संस्थापक मिर्जा गुलाम अहमद थे। इस आंदोलन का लक्ष्य ईसाई मिशनरियों के प्रभाव से इस्लाम का बचाव तथा पुनर्जागरण लाने का प्रयास करना था, राइट ऑप्शन ए होगा, मिर्जा गुलाम अहमद ए। निम्नलिखित में से किस भारतीय ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स ने किया था? अभिज्ञान शकुंतलम का, 1789 में, राइट ऑप्शन बी होगा। रामप्रसाद बिस्मिल एवं अशफाक उल्ला खां को किस षड्यंत्र केस के तहत फांसी की सजा दी गई थी? काकोरी षड्यंत्र केस के तहत, राइट ऑप्शन ए होगा। काकोरी षड्यंत्र केस हुआ था अगस्त 1925 में। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान पहली बार व्यापक स्तर पर वंदे मातरम का प्रयोग किया गया था? स्वदेशी आंदोलन के दौरान, राइट ऑप्शन सी होगा। किस यूरोपियन कंपनी का भारत में आगमन सबसे अंत में हुआ था? तो सबसे पहले आगमन हुआ पुर्तगाली, उसके बाद डच आए, उसके बाद ब्रिटिश, देन डेनिश, देन फ्रांसीसी, और सबसे अंत में आए थे स्वीडिश। तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे लास्ट में आई थी। किस उत्तरकालीन मुगल शासक ने औरंगजेब द्वारा आरोपित जजिया कर को समाप्त कर दिया था? बहादुर शाह प्रथम ने। बहादुर शाह प्रथम, राइट ऑप्शन सी होगा।
नील किसान विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1859-60 में हुआ था। बिहार और बंगाल के क्षेत्र में दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास के नेतृत्व में। 1859-60 राइट ऑप्शन बी होगा। 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह का आरंभ किस स्थान से हुआ था? तो बम्बई के नौसैनिक प्रशिक्षण पोत HMIS तलवार से हुआ था। तो बम्बई हो जाएगा राइट ऑप्शन सी। इंडियन मुसलमान नामक पुस्तक किसने लिखा था? विलियम हंटर ने लिखा था 1870 में। ब्रिटिश सरकार को मुसलमानों से समझौता करने का सुझाव दिया गया था इस पुस्तक में। सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत के चुनाव आयोग से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और स्वायत्त चुनाव आयोग द्वारा करवाए जाते हैं, ये सही है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यहाँ तक तो सही है। तथा चुनाव आयुक्त सरकार के प्रति जवाबदेह होता है, नहीं, ना तो राष्ट्रपति के प्रति और न ही सरकार के प्रति जवाबदेही होती है उनकी, तो ये गलत है। सो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए असत्य कथन पर विचार कीजिए। मिजोरम और नागालैंड में लोकसभा की सीटें समान हैं, तो ये सही है। सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की सीटें समान हैं, नहीं, सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की सीटें समान नहीं हैं। जैसे कि दिल्ली में 7 सीट है, जबकि जम्मू कश्मीर में 5, दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव में 2 है, जबकि चंडीगढ़, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख, पुडुचेरी व लक्षद्वीप में 1-1 लोकसभा की सीटें हैं, तो ये गलत है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें सर्वाधिक हैं, ये सही है। तो गलत कौन सा है? बी गलत है, सो राइट ऑप्शन बी होगा। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के लिए मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? तो ये तीसरे स्थान पर रखा गया है, राइट ऑप्शन सी होगा। किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय कौन सी रिट जारी करेगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी करेगा। इनमें से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। मौलिक अधिकार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान में अनुच्छेद 17 के अनुसार किसी भी दलित को मंदिर में प्रवेश करने से, पढ़ने से व सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता है, ये सही है। समानता के सिद्धांत का हनन होने पर दलित अनुच्छेद 15 का सहारा ले सकते हैं, ये भी सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? दोनों ही सही है, राइट ऑप्शन सी होगा। भारतीय संसद में राज्यसभा सदस्यों का चुनाव होता है, सीधे जनता के द्वारा? नहीं। राज्य के लोकसभा निर्वाचित सदस्यों द्वारा? नहीं। राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, राइट ऑप्शन सी होगा। निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची के भाषा से संबंधित नहीं है? तो 21वां संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची के भाषा से संबंधित है। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। 71वां संविधान संशोधन भी 8वीं अनुसूची के भाषा से संबंधित है। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया था। इसके अलावा एक और संशोधन है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। 26वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये 8वीं अनुसूची के भाषा से संबंधित नहीं है। 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 भारतीय रियासतों के शासकों के प्रीवी पर्स और विशेषाधिकारों की समाप्ति से संबंधित है, यानी एबोलिशन ऑफ प्रीवी पर्स से संबंधित है। सो राइट ऑप्शन बी होगा। सर्वप्रथम एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया गया था, क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। क्रिप्स मिशन, राइट ऑप्शन बी होगा। निम्न में से कौन ऐसे राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति बनने के पूर्व उपराष्ट्रपति भी बने थे? बीबी गिरी बने थे, आर वेंकट रमन भी, शंकर दयाल शर्मा भी, इसके अलावा BD जत्ती, KR नारायणन। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? मेनका गांधी बनाम भारत संघ विदेशी भ्रमण से संबंधित, ये सही है। पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ निजता का अधिकार से संबंधित, ये सही है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ पिछड़े वर्गों के आरक्षण से के लिए, ये भी सही है। तो उपयुक्त सुमेलित नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? तो अफ्रीका का, पूर्वी अफ्रीका का सवाना उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है।
ब्राज़ील का कंपोस भी उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है और वेनेजुएला का लानोस भी उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। तो उपयुक्त में से सभी घास के मैदान है, उष्णकटिबंधीय घास के ही मैदान है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान भूमध्य रेखा के दोनों तरफ फैले हुए हैं और शीतोष्ण घास के मैदान जो हैं वो हैं अर्जेंटीना का पैम्पास, दक्षिण अफ्रीका का वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स और मध्य एशिया का स्टेपी। लवणता कितने ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है? तो 1000 ग्राम में मौजूद नमक की मात्रा होती है, राइट ऑप्शन बी होगा। महासागर की औसत लवणता 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम होती है। पृथ्वी पर उपलब्ध संपूर्ण जल में महासागरीय जल के बाद दूसरा प्रमुख जल क्षेत्र कौन है? तो दूसरा प्रमुख जल क्षेत्र है बर्फ छत्रक, आइसबर्ग, राइट ऑप्शन ए होगा। महासागरों में 97.3% टोटल जो जल अवेलेबल है वो महासागरों में है 97.3%, बर्फ छत्रक के रूप में है 2%, भूमिगत जल जो है वो है 0.68%, झीलों का मीठा जल जो है 0.009% है, स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें 0.009%, वायुमंडल में जो जल है वो है 0.0019% और नदियों में जो जल है वो है 0.0001%। निम्नलिखित खगोलीय स्थिति किस घटना को प्रकट करती है? तो सूर्य का प्रकाश जो आ रहा है पृथ्वी की तरफ उसको चंद्रमा छेके हुए है, तो यानी सूर्य दिखाई नहीं देगा, यानी चंद्रमा की छाया जो है पृथ्वी पर पड़ेगी जिस कारण से सूर्य दिखाई नहीं देगा। तो यह स्थिति बन रही है सूर्य ग्रहण की, तो सूर्य ग्रहण राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या परिवर्तन के लिए कौन से कारक उत्तरदायी है? तो जनसंख्या परिवर्तन के लिए जन्म भी उत्तरदायी है, जन्म दर, मृत्यु दर भी, मृत्यु यानी प्रवास यानी माइग्रेशन भी है, तो राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? पेंटागोनिया अर्जेंटीना में स्थित एक शुष्क मरुस्थल है, ये सही है। आटाकामा उज्बेकिस्तान में है, नहीं। आटाकामा जो है उत्तरी चिली में है, तो ये गलत है। काराकुम सोमालिया में है, काराकुम जो है तुर्कमेनिस्तान में है, तो ये भी गलत है। सही कौन सा है? ए, सो राइट ऑप्शन ए होगा। 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर दिन के 2 बज रहा हो तो उसी समय 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना बज रहा होगा? तो 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर है और 45 डिग्री पूर्वी देशांतर है, तो इन दोनों में कितना गैप है? 15 + 45 60 डिग्री का गैप है। और हम जानते हैं कि 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है, 4 मिनट, तो 60 डिग्री में कितना होगा? 60 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौके 24, 240 मिनट। 240 मिनट मतलब कितना घंटा? 240 में 60 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4 घंटे, यानी 4 आवर। चूँकि पूर्वी देशांतर है तब 4 घंटा ज़्यादा होगा, तो 2 बज रहा है उसमें 4 घंटा जोड़ देंगे तो 6 बज रहा होगा, तो 6 PM होगा, शाम के 6 बज रहे होंगे, राइट ऑप्शन सी होगा। मतलब जब 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर दिन का 2 बज रहा होगा उसी टाइम में 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शाम के 6 बज रहे होंगे। लेब्राडोर जलधारा अवस्थित है, तो लेब्राडोर जलधारा जो उत्तरी अटलांटिक ओशियन की, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन की एक कोल्ड करेंट है, ये स्थित है, इसकी अवस्थिति है उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका के मध्य नहीं, उत्तरी अमेरिका एवं एशिया के मध्य नहीं, उत्तरी अमेरिका एवं ग्रीनलैंड के मध्य में इसकी अवस्थिति है, राइट ऑप्शन सी होगा। ये कोल्ड करेंट का डायरेक्शन होता है पोल से इक्वेटर की तरफ। वायुमंडल के किस मंडल में अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं? तो सबसे पहले तो ट्रोपोस्फीयर, उसके बाद में स्ट्रेटोस्फीयर, देन उसके बाद में मीजोस्फीयर यानी मध्य मंडल में ही अंतरिक्ष से आने वाली जो उल्का पिंड है इसमें जल करके राख बन जाती है, सो राइट ऑप्शन बी होगा। ये मध्य मंडल जो है ये फैला हुआ है 50 किलोमीटर से लेकर के 80 किलोमीटर के बीच में स्थित है। कोरल सागर कहाँ अवस्थित है? तो यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में है, राइट ऑप्शन ए होगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी GSDP की स्थिर कीमत पर वृद्धि दर कितनी रही? तो स्थिर कीमत पर वृद्धि दर
वृद्धि दर 11% रही, जबकि वर्तमान कीमत पर 15% रही। तो 11% राइट ऑप्शन सी होगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? तो पिछले साल 15.3% था और इस बार के डाटा के अकॉर्डिंग 16.2%। राइट ऑप्शन सी होगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का कितना होने का अनुमान है? तो 2.98% होने का अनुमान है। राइट ऑप्शन बी होगा। पिछले वर्ष 3.47% रहने का अनुमान था। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान है? 15.24% रहने का अनुमान है। राइट ऑप्शन बी होगा। केंद्रीय बजट 2023-24 में निर्धारित विकास की 7 प्राथमिकताएं, जिसे सप्तर्षि नाम दिया गया है, में शामिल नहीं हैं। सक्षमता को सामने लाना ये शामिल है, हरित विकास ये भी शामिल है, वित्तीय क्षेत्र ये भी शामिल है, समावेशी विकास भी शामिल है, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच शामिल है, और संरचना एवं निवेश शामिल है। सक्षमता को सामने लाना ये तो शामिल है ही, हरित विकास शामिल है ही, युवा शक्ति भी शामिल है और वित्तीय क्षेत्र भी शामिल है। ये 7 चीज़ें शामिल हैं। तो उपयुक्त में से शामिल नहीं है, तो ये सभी शामिल है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन डी होगा। भारत के आरक्षित विदेशी मुद्रा कोषों में भारी गिरावट 2022 के दौरान आई। आरबीआई के आंकड़े के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत में कुल विदेशी मुद्रा कोष कितनी राशि के थे? तो 562 अरब डॉलर के थे। 562 अरब डॉलर। राइट ऑप्शन ए होगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत देश में लगभग 81 करोड़ जनसंख्या को कितनी अवधि तक निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराने की घोषणा केंद्र सरकार ने दिसंबर 2022 में की है? 1 वर्ष तक। राइट ऑप्शन बी होगा। भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो भंडारी समिति की स्थापना 1994-95 में ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन और सुधार के लिए की गई थी। तो ये संबंधित है प्रत्यक्ष कराधान से नहीं, कृषि ऋण से भी नहीं, अप्रत्यक्ष कराधान से भी नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन डी होगा। निम्न में से किसके द्वारा अनवरत योजना का प्रतिपादन किया गया था? तो अनवरत योजना लाई गई थी जनता पार्टी के सरकार के द्वारा 1978-80 के बीच में। तो ये आधारित था गुन्नार मिडल के द्वारा ये प्रतिपादित किया गया था। उनके मॉडल पे ये आधारित था। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी पुस्तक एक थी द एशियन ड्रामा। उस पुस्तक में उन्होंने अनवरत योजना का उल्लेख किया था। तो हेरोल्ड डोमर मॉडल नहीं होगा, पीसी महालनोबिस भी नहीं होगा, डीआर गॉडगिल भी नहीं होगा। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन डी होगा। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। राइट ऑप्शन सी होगा। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। राइट ऑप्शन बी होगा। डार्विन के अनुसार जीवों की विकास प्रक्रिया में कुछ आनुवंशिक परिवर्तन होते रहते हैं एवं केवल उपयोगी लक्षण और उपयोगी परिवर्तन ही अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी नाइट्रीकरण में भाग लेने वाले जीवाणु हैं। तो बी नाइट्रीकरण का मतलब होता है कि मिट्टी में मौजूद नाइट्रेट, नाइट्राइट या फिर अमोनिया के यौगिक को फिर से नाइट्रोजन में बदल देना, नाइट्रोजन गैस में बदल देना, ये कहलाता है बी नाइट्रीकरण। और ये काम किया जाता है थायोबैसिलस माइक्रोबैसिलस के द्वारा। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट ऑप्शन डी होगा। घोंघा, सीप, कटल फिश, ऑक्टोपस निम्न में से किस संघ के जीव हैं? तो ये हैं मोलस्का संघ के जीव हैं। राइट ऑप्शन बी होगा। मोलस्का संघ के जीवों का शरीर काफ़ी कोमल होता है। कुछ जीवों का शरीर कैल्शियम निर्मित कवच के अंदर होता है। इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। पादप कोशिकाओं में वर्णक उपस्थित होते हैं। तो पादप कोशिकाओं में वर्णक माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया तो पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। लाइसोसोम उपस्थित होता नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। लवक में उपस्थित होते हैं। पादप कोशिकाओं में वर्णक लवक में उपस्थित होते हैं जो कोशिकाओं को रंग प्रदान करते हैं। सो राइट ऑप्शन बी होगा। निम्न में से उभयलिंगी पुष्पों की विशेषता है। तो केवल पुंकेसर की उपस्थिति नहीं, केवल अंडप की उपस्थिति नहीं,
अंडप एवं पुंकेसर दोनों की उपस्थिति, राइट ऑप्शन सी होगा। उभयलिंगी वे पुष्प होते हैं जिनमें मादा जननांग अंडप एवं नर जननांग पुंकेसर दोनों उपस्थित होते हैं, जैसे मटर एवं गुड़हल का पुष्प। तो इसमें से सी ऑप्शन सही होगा, अंडप एवं पुंकेसर दोनों की उपस्थिति। क्वेश्चन नंबर 71, कार्बोहाइड्रेट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। ग्लूकोज को रक्त शर्करा कहा जाता है, ये सही है। डाइसैकेराइड्स का जल अपघटन संभव है, ये सही है। पॉलीसैकेराइड्स जल में अघुलनशील होते हैं, अधिकांशतः पॉलीसैकेराइड्स जो है जल में अघुलनशील होते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। मोनोसैकेराइड्स का जल अपघटन किया जा सकता है, नहीं। ये जो कार्बोहाइड्रेट के जो 3 कैटेगरी है, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स में एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं, यानी शुगर के 1 मॉलिक्यूल से मिल करके बनता है मोनोसैकेराइड्स, और उसका जल अपघटन नहीं किया जा सकता है। और डाइसैकेराइड्स जिसमें जो कि शुगर के 2 मॉलिक्यूल के मिलने से बनता है, और पॉलीसैकेराइड्स शुगर के मोर देन 2 मॉलिक्यूल के मिलने से बनता है। इन दोनों का, यानी डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स से दोनों का जल अपघटन किया जा सकता है, लेकिन मोनोसैकेराइड्स का नहीं किया जा सकता है। तो 4 जो है ये गलत है। 1 2 3 सही है, तो केवल 1 2 3 राइट ऑप्शन सी होगा। निम्न में से किस खनिज की अनुपस्थिति से मानव शरीर में अंगघात का जोखिम बढ़ जाता है? तो वो है पोटेशियम, राइट ऑप्शन सी होगा। अग्नाशय में उपस्थित गामा कोशिकाओं से कौन से पदार्थ स्रावित होते हैं? तो ग्लूकॉन जो है वो अल्फा कोशिका से निकलता है, इंसुलिन बीटा कोशिका से निकलता है, और पॉलीपेप्टाइड गामा कोशिका से निकलता है। तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा और ये गामा से निकलता है। तो अग्नाशय में उपस्थित गामा कोशिकाओं से कौन से पदार्थ स्रावित होता है? पॉलीपेप्टाइड, राइट ऑप्शन सी होगा। निम्न में से मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है? तो यकृत में यूरिया का निर्माण होता है, यानी लीवर में, और ये फिल्टर किया जाता है वृक्क के द्वारा, यानी किडनी के द्वारा, राइट ऑप्शन ए होगा। निम्न में से प्रोटोजोआ जनित रोग है? तो मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है, और सोने की बीमारी यानी स्लीप सिकनेस, ये जो बीमारी होती है ये भी प्रोटोजोआ से होती है, ट्रिप्नोसोमा नामक प्रोटोजोआ से होती है। ये 9th क्लास के साइंस में दिया हुआ है, ट्रिप्नोसोमा प्रोटोजोआ से। तो इसमें से निम्न में से प्रोटोजोआ जनित कौन सा रोग है? 2 है, मलेरिया और सोने की बीमारी। चेचक जो है वायरल जनित रोग है, राइट ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से 1 से अधिक। शुद्ध जल का त्रिक बिंदु कितने दाब पर होता है? तो जिस टेम्परेचर और प्रेशर पे किसी भी पदार्थ के तीनों फेजेस, तीनों स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस इक्विलिब्रियम में होते हैं, उसको कहा जाता है ट्रिपल पॉइंट। और ट्रिपल पॉइंट पे जो प्रेशर होता है वो 611.65 पास्कल होता है, राइट ऑप्शन ए होगा। 9.467 × 10⁻15 का कोटि मान कितना है? कोटि मान यानी रेंज कितना है? तो जब हम 10 टू दी पावर में लिखते हैं तो 10 का जो पावर आता है वो कोटि मान होता है, यानी रेंज होता है 15 होगा, राइट ऑप्शन सी। दूध से मक्खन बनाने वाली मशीन किस बल पर क्रियाशील होती है? तो वो है अपकेंद्रीय बल, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसे दूध से मक्खन निकालना हो या दही से घी निकालना हो, उसको सर्कुलेट करवाया जाता है। तो जब सर्कुलेट करवाया जाता है तो सर्कुलेट करवाने के लिए एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है, यानी अभिकेंद्र बल कहा जाता है। और सेंटर के बाहर की ओर एक फोर्स लगता है जिसको अपकेंद्र यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ही मिल्क से बटर अलग हो जाता है और कर्ड से घी अलग हो जाता है। तो अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता कब है? जब ऑब्जर्वर खुद एक्सेलरेटेड मोशन में हो, तो एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में वह एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, जिसको स्यूडो फोर्स कहा जाता है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक स्यूडो फोर्स ही है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कार्य का मान किन किन परिस्थितियों में शून्य हो सकता है? तो हम जानते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट एस, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। इसको और थोड़ा हम आगे बढ़ाएं तो एफ एस कॉस थीटा होता है, एफ एस कॉस थीटा। थीटा क्या है? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। तो वर्क डन 3 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो फोर्स पे, डिस्प्लेसमेंट पे और दोनों के बीच के एंगल पे। यदि एफ इज इक्वल टू 0 हो
तो भी वर्क डन 0 होगा, यदि डिस्प्लेसमेंट 0 हो तो भी वर्क डन 0 होगा, और यदि कॉस थीटा का वैल्यू 0 हो, कॉस थीटा का वैल्यू 0 का मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो तो भी वर्क डन 0 हो गए। यानी 3 केसेस में वर्क डन 0 हो सकता है, फोर्स 0 हो, डिस्प्लेसमेंट 0 हो, या फिर दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो। तो जब आरोपित बल शून्य हो तो वर्क डन 0 होगा, जब विस्थापन शून्य हो वर्क डन 0 होगा, बल एवं विस्थापन की दिशाएं परस्पर लंबवत हो तो भी वर्क डन 0 होगा। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। किसी वस्तु का भार भूमध्य रेखा पर अधिक होता है, ध्रुवों पर अधिक होता है, ध्रुवों पर न्यूनतम होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसी भी वस्तु का भार यानी उसका वेट क्या होता है, अर्थ जितने फोर्स से अपने सेंटर की तरफ किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है वही उसका वेट यानी उसका भार होता है। और वेट जो है वो mg है, mg में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आता है, m ऑब्जेक्ट का मास है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू होता है कैपिटल G कैपिटल M बाई आर स्क्वायर। G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11। M कैपिटल M, यहाँ पे कैपिटल M है, मास ऑफ द अर्थ है, इसका वैल्यू होता है 6 इंटू 10⁻24 kg, और R रेडियस ऑफ द अर्थ है, कितना होता है रेडियस ऑफ द अर्थ, 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर होता है रेडियस ऑफ द अर्थ। इस तरीके से हम देखते हैं तो वेट ऑफ किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट रेडियस ऑफ द अर्थ पे डिपेंड करता है। तो अब देखिए अर्थ कम्प्लीटली स्फेरिकल शेप की तो है नहीं, ये पोल पे चपटी है मतलब पोल पे रेडियस का वैल्यू कम है। तो जहाँ पे रेडियस का वैल्यू कम होगा वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू ज़्यादा होगा, और एक्सेलरेशन ध्रुव टू ग्रेविटी का वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे वेट ज़्यादा होगा। तो पोल पे वेट ज़्यादा होगा, इक्वेटर पे वेट कम होगा, तो ध्रुवों पे अधिक होगा, राइट ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। परम दाब एवं वायुमंडलीय दाब का अंतर गेज दबाव कहलाता है। परम दाब एवं वायुमंडलीय दाब का अंतर गेज दाब का कहलाता है, ये सही है। गेज दाब का मान हमेशा धनात्मक होता है। गेज प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में जो प्रेशर मेजर किया जाता है उसके कंपैरिजन में उसको गेज प्रेशर कहा जाता है। तो जब प्रेशर का वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है तो उस केस में गेज प्रेशर का वैल्यू पॉजिटिव, और जब प्रेशर का वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है तो उस केस में गेज प्रेशर का वैल्यू नेगेटिव होता है। तो गेज दाब का मान हमेशा धनात्मक होता है, नहीं, गेज प्रेशर का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। निर्वात के दाब के सापेक्ष मापा गया दाब परम दाब कहलाता है, एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाता है, ये सही है। तो इसमें से बी गलत है, 1 सही है, 3rd सही है एंड 2 गलत है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, तो सही है 1 एंड 3, राइट ऑप्शन सी होगा। प्राश्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है, यानी अल्ट्रासोनिक वेव जो है उसकी तरंगे यानी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। तो हम जानते हैं कि ऑडिबल रेंज होता है 20 हर्ज से लेकर के 20 किलो हर्ज यानी 20,000 हर्ज तक होता है रेंज। तो 20 हर्ज से लेस वाली फ्रीक्वेंसी के साउंड को कहा जाता है इंफ्रासोनिक, और 20,000 से ग्रेटर के फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को कहा जाता है अल्ट्रासोनिक। तो प्राश्रव्य यानी अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ज से अधिक, राइट ऑप्शन सी होगा। विशिष्ट ऊष्मा की एसआई इकाई है, विशिष्ट ऊष्मा की एसआई इकाई हैं। तो हम जानते हैं कि Q यानी हीट लॉस्ट या हीट गेन इज इक्वल टू होता है ms डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है, इंक्रीज या डिक्रीज इन टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर है डेल्टा टी। तो S इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से Q बाई m डेल्टा टी। तो Q को हम जूल में मेजर करेंगे, m को मास को हम kg में मेजर करेंगे, और डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन। तो S इज इक्वल टू हो जाएगा जूल पर केजी पर केल्विन या जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। तो जूल पर केजी पर केल्विन, राइट ऑप्शन ए होगा। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का परास होता है। तो यदि हम विजिबल रेंज की बात करें तो विजिबल रेंज होता है 400 नैनोमीटर, मान लीजिए 400 नैनोमीटर, या यूँ कहें कि 4000 एंगस्ट्रम से लेकर के 750 कह लीजिए, या फिर 780 नैनोमीटर,
780 नैनोमीटर मान लेते हैं। 780 नैनोमीटर का मतलब हुआ 7800 एंगस्ट्रम तक, ये है ऑडिबल विजिबल रेंज। तो यहाँ पे 400 नैनोमीटर के आसपास में वायलेट, और ये 780 नैनोमीटर कहिए या 7800 एंगस्ट्रम कहिए, इसके आसपास में क्या होगी, रेड कलर का होगा। रेड कलर का वेवलेंथ विजिबल में सबसे ज़्यादा होता है, तो रेड कलर जो होगा इसी के आसपास में होगा, 7800 एंगस्ट्रम या 780 नैनोमीटर के आसपास में होगा। तो इसमें से जो ऑप्शन दिया गया 6200 एंगस्ट्रम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रम के बीच में यहीं परास होगा, लाल रंग का, राइट ऑप्शन सी होगा। विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु का गुण है। तो विद्युत फ्यूज में जिस मिश्र धातु का यानी जिस एलॉय का यूज किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है, मान लीजिए कि एक वायर आ रहा है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है और यहाँ पर फ्यूज लगाया गया है, एक वायर इसमें लगा दिया गया है, और मान लीजिए कि सर्किट में सडन करंट इंक्रीज हो जाता है। तो सडन इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे हीट जनरेट होगा कितना, I²RT। तो यदि रेसिस्टेंस ज़्यादा है, ये जो फ्यूज में वायर लगाया गया है उसका, तो हीट ज़्यादा जनरेट होगा। ज़्यादा हीट जनरेट होने की वजह से, और यदि उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है तो मेल्ट कर जाएगा और यहाँ से कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। और जब कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा तो घर में लगे हुए जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो सुरक्षित बच जाएंगे, ख़राब नहीं होंगे। तो जो फ्यूज वायर के रूप में जिस मिश्र धातु यानी एलॉय का यूज किया जाएगा उसमें क्या गुण होना चाहिए, क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, एक तो उसका रेसिस्टेंस हाई होना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी लो होना चाहिए ताकि जल्दी से गल जाए यदि करंट का वैल्यू सडन इंक्रीज होता है। तो निम्न गलनांक यानी लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए और उच्च प्रतिरोध यानी हाई रेसिस्टेंस होना चाहिए, राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था। जोसेफ प्राउस्ट ने स्थिर अनुपात यानी डेफिनिट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन के लॉ को प्रतिपादित किया था। कांस्टेंट प्रोपोर्शन है क्या, जैसे मान लीजिए कि वाटर हम ले लेते हैं, तो वाटर का यदि 18 ग्राम लें तो 18 ग्राम में हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, H2 का 2 ग्राम हो जाएगा यहाँ से, और ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 ग्राम। तो यदि हम वाटर का 18 ग्राम लेंगे तो उसमें 2 ग्राम होगा हाइड्रोजन और 16 ग्राम होगा ऑक्सीजन। तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 2/16 यानी 2:16 यानी 1:8 होगा, 1:8। मतलब ये रहा कि जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइंड होकर के वाटर बनाएंगे तो उसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के मास का रेशियो हमेशा 1:8 ही होगा। इसी को कहा जाता है डेफिनिट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन बाय मास, राइट ऑप्शन ए होगा। कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न होने वाले हाइड्रोजन का नाम क्या है, उसका नाम है पिंक हाइड्रोजन यानी गुलाबी हाइड्रोजन, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें विद्युत संयोजी यानी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, सह संयोजक यानी कोवैलेंट बॉन्ड एवं उप सह संयोजक यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं। तो इसमें से यदि हम अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम ब्रोमाइड को देखें तो अमोनियम क्लोराइड NH4+ इसका NH4Cl इसका फार्मूला होता है। ये बना कैसे है, NH4+ और Cl- के बीच में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनने की वजह से, यानी NH4+ यानी पॉजिटिव और Cl- यानी नेगेटिव आयंस के बीच में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बनने की वजह से ये बना है NH4Cl। उसी तरीक़ा से NH4+ और Br- के बीच इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो बना है उसकी वजह से बना है। तो अमोनियम आयन एंड क्लोरीन आयन या फिर ब्रोमीन आयन, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोवैलेंट बना है, इसकी वजह से बना है। अब यदि NH4+ की बात, तो NH4+ और Cl- के बीच में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है, एक तो बॉन्ड मिल गया। दूसरी बात यह है कि NH4+ यदि हम लें NH4+, तो ये कैसे बना हुआ है, ये अमोनिया यानी NH3 के पास यदि H+ आता है, H+ आयन आता है, तो इसके पास लोन पेयर है। तो लोन पेयर क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को दे करके हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाएगा। तो जब कोई भी एटम बॉन्ड बनाने में अपना ही दोनों इलेक्ट्रॉन देता है तो उसको कहा जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है। तो H+ और
अमोनिया के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, क्योंकि उस बॉन्ड के बनने में नाइट्रोजन ही दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लगा रहा है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड मिल गया। इसके अलावा नाइट्रोजन एंड इन सभी तीनों हाइड्रोजन के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। तो चाहे वो अमोनियम क्लोराइड हो या फिर अमोनियम ब्रोमाइड हो, इनमें तीनों ही तरह का बॉन्ड है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तीनों ही बॉन्ड कार्बन मोनोऑक्साइड में नहीं है। तो इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। किण्वन का प्रयोग यानी फर्मेंटेशन का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में किया जाता है? फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन क्या है? जैसे ग्लूकोज है C6H12O6, ईस्ट के प्रेजेंस में ये इथाइल एल्कोहल यानी C2H5OH प्लस CO2 में टूट जाता है, इसी को कहा जाता है फर्मेंटेशन। ईस्ट के प्रेजेंस में इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाना, ये फर्मेंटेशन है। तो फर्मेंटेशन में जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, इसकी वजह से यदि ब्रेड में इसका यूज किया जाता है तो ब्रेड फूल जाता है, वहाँ से बुलबुले टाइप के निकल जाते हैं, फफूंद टाइप का निकल जाता है वहाँ से, तो ब्रेड में तो इसका यूज होगा। इसके अलावा इथाइल अल्कोहल इटसेल्फ एक शराब है, तो शराब के क्षेत्र में तो इसका यूज होगा ही, तो मोर देन वन हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी। प्राकृतिक स्रोत तथा अम्ल के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित है? दही में क्या एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है? नहीं, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है आंवला, पपीता, ब्रोकली वगैरह में पाया जाता है, तो ये गलत है। संतरा में क्या एसिटिक अम्ल पाया जाता है? नहीं, संतरा हुआ या फिर नींबू हुआ यानी ऑरेंज या फिर लेमन, इन सब में ये सब सिट्रस फ्रूट कहलाते हैं। सिट्रस मतलब इसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाएगा। तो एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, तो ये भी गलत है। टमाटर या फिर पालक में क्या ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है? बिल्कुल, इसमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, तो यही सही है, सी वाला, राइट ऑप्शन सी होगा। अम्ल जलीय विलयन में जल के साथ अभिक्रिया करके क्या मुक्त करता है? तो मान लेते हैं एक HCl हम ले लेते हैं, HCl प्लस वाटर में जब हम मिक्स करते हैं तो सॉल्यूशन के फेज में कोई भी एसिड H प्लस आयन देता है, H प्लस आयन, तो या तो आप लिख दीजिए ये हाइड्रोनियम आयन बना लेगा H3O प्लस और Cl माइनस, तो ये आया कहाँ से? H प्लस है। ये हाइड्रोनियम आयन क्या है? H2O है और H प्लस है ये, तो क्या दिया? H प्लस आयन ही दिया। एसिड जो है सॉल्यूशन के फेज में H प्लस आयन देते हैं और बेस OH माइनस आयन देते हैं, तो राइट ऑप्शन सी होगा। कॉस्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कॉस्टिक सोडा में सोडा आ रहा है, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं सोडियम से आया हुआ है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH को कास्टिक सोडा कहा जाता है, राइट ऑप्शन बी होगा। तो कास्टिक पोटास किसको कहा जाता है? पोटास मतलब पोटेशियम, तो जिसमें पोटेशियम होगा यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक पोटास कहा जाता है, KOH को। मिलेराइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो मिलेराइट निकेल का अयस्क है, निकेल का, राइट ऑप्शन ए होगा। मैग्नीज के कौन कौन से अयस्क होते हैं? मैग्नीज के पायरोलुसाइट और मैग्नेटाइट, ये अयस्क होते हैं। इसके अलावा मैग्नीशियम के कौन कौन से अयस्क होते हैं? तो मैग्नीशियम के मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, कार्नेलाइट, ये सब मैग्नीशियम के अयस्क होते हैं। एक अल्फा कण में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः होती है, तो अल्फा कण है क्या? तो हीलियम के न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल कहा जाता है। हीलियम का मास नंबर 4 होता है और एटॉमिक नंबर 2 होता है। एटॉमिक नंबर 2 है मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, मास नंबर 4 होने की वजह से। तो 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे तो सिर्फ न्यूक्लियस बचेगा, न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन बचेंगे। तो एक अल्फा कण में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः होती है, प्रोटॉन 2, न्यूट्रॉन 2, राइट ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है? तो रेयॉन को कृत्रिम रेशम कहा जाता है, राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का अनावरण किया गया है? राजस्थान में किया गया है, राइट ऑप्शन बी होगा। वित्तीय अपराधों में शामिल साइबर क्राइम के विरुद्ध CBI द्वारा किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई? ऑपरेशन चक्र की, राइट ऑप्शन सी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित मोढेरा गांव को भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है? गुजरात के, राइट ऑप्शन ए होगा।
अक्टूबर 2022 में राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत किया। निम्नलिखित में से कौन इसमें शामिल नहीं है? तो राज्यसभा में जो 4 सदस्यों का जो मनोनयन हुआ उनमें पीटी उषा शामिल रहीं खेल के क्षेत्र से, इलैया राजा संगीत के क्षेत्र से, वीरेंद्र हेगड़े सामाजिक कार्य के क्षेत्र से और केबी विजेंद्र प्रसाद फिल्म निर्देशक फिल्म के क्षेत्र से। तो इसमें से वीरेंद्र हेगड़े ये शामिल रहे, केबी विजेंद्र प्रसाद भी शामिल रहे, श्री कपिल कपूर शामिल नहीं रहे। सो राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तेलंगाना में। राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र खोला गया है? तो हिमाचल प्रदेश के काशी गंगा में। हिमाचल प्रदेश। राइट ऑप्शन डी होगा, नन ऑफ दी अबव। हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया था? कर्नाटक के हुबली में। राइट ऑप्शन बी होगा। हाल ही में आम आदमी पार्टी को भारत की राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। इस पार्टी को किस राज्य में राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त है? तो आम आदमी पार्टी राज्य पार्टी है पंजाब में और दिल्ली में, दोनों ही जगह। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट ऑप्शन डी होगा। चुनाव आयोग द्वारा किस राज्य में 90% से अधिक मतदान प्रतिशत हासिल करने के लिए मिशन 929 लॉन्च किया गया? त्रिपुरा में। राइट ऑप्शन ए होगा। गणतंत्र दिवस परेड 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया, ये गलत है। उत्तराखंड के झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया था। नवनियुक्त अग्निवीर पहली बार परेड का हिस्सा बने। परेड में पहली बार एनसीसी की झांकी प्रस्तुत की गई। पहली बार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की झांकी प्रस्तुत की गई थी। तो इनमें से एक से अधिक गलत है। राइट ऑप्शन डी होगा। भारत ने G20 की अध्यक्षता के दौरान किस फसल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मीरा वैश्विक पहल शुरू करने की योजना बनाई है? मिलेट्स, बाजरा के। राइट ऑप्शन सी होगा। भारत द्वारा विकसित पहले 5G सक्षम ड्रोन को क्या नाम दिया गया है? स्काई हॉक नाम दिया गया है। राइट ऑप्शन बी होगा। दिसंबर 2022 में किस देश ने चांद की सतह पर पहला मिशन चंद्र रोवर राशिद को प्रक्षेपित किया? यूएई ने किया था। इनमें से कोई नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन डी होगा। फरवरी 2023 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? फिजी में किया गया। राइट ऑप्शन सी होगा। तुर्की सीरिया में आए भूकंप के बाद भारत सरकार द्वारा किस बचाव अभियान की शुरुआत की गई? ऑपरेशन दोस्त की शुरुआत की गई थी। राइट ऑप्शन सी होगा। G20 शिखर सम्मेलन 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत ने 1 जनवरी 2023 से G20 की अध्यक्षता संभाली, 1 दिसंबर 2022 से। ये गलत है। इस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। सही है। सम्मेलन का थीम एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य है। ये भी सही है। तो कौन सा कथन सही नहीं है इसमें? तो ए सही नहीं है। राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन चलाया है? तो स्विट्जरलैंड ने। उसकी लंबाई 2 किलोमीटर रही और उसमें 100 डब्बे जुड़े हुए थे। राइट ऑप्शन ए होगा। अक्टूबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति की बैठक किस देश में आयोजित की गई? भारत में आयोजित की गई थी। राइट ऑप्शन बी होगा। भारत को मोटे अनाज के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से किस उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा सरकार ने बजट 2023-24 में की है? भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को। राइट ऑप्शन ए होगा। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है? तो 6.4%। राइट ऑप्शन बी होगा। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में एफडीआई निवेश करने वाले शीर्ष 3 देश कौन हैं? तो सबसे ज़्यादा एफडीआई आया था सिंगापुर से, उसके बाद में मॉरिशस, उसके बाद में यूएई। ये 3 रहे टॉप। राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? बद्री नारायण को उनकी कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राइट ऑप्शन बी हो गया। अनुराधा राय को अंग्रेजी भाषा के लिए उनकी उपन्यास ऑल दी लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लिए दिया गया है। मार्च 2023 में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो भोपाल में किया गया। राइट ऑप्शन सी होगा।
पहली बार आयोजित अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? भारत ने जीता इंग्लैंड को हरा करके। राइट ऑप्शन सी होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की गई है? ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा। राइट ऑप्शन ए होगा। मई 2023 में निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? अजय बंगा को। राइट ऑप्शन बी होगा। और मनप्रीत मोनिका सिंह को अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। और डीना बोलवार्ट को पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। सितंबर 2022 में जारी मानव विकास सूचकांक 2021-22 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ था। यह सही है। किस संस्था द्वारा जारी किया गया था? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा जारी किया गया था। तो ये सही है। मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 129वां था। नहीं, भारत का स्थान 131वां था और एक स्थान गिर गया है इस बार में, जबकि SDI 2021-22 में भारत को 132वां स्थान प्राप्त हुआ है। 132वां इस बार का तो सही है, लेकिन 2020 में 131वां था, तो ये गलत है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो केवल एक ही सही है। राइट ऑप्शन ए होगा। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका आयोजन गुजरात में किया गया। ये सही है। 29 सितंबर से 12 अक्टूबर के बीच गुजरात में किया गया। ये सही है। इसका शुभंकर सावज एक एशियाई शेर था। ये भी सही है। 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन मध्य प्रदेश में किया जाएगा। नहीं, 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गोवा में किया जाएगा। तो सी गलत है। राइट ऑप्शन सी होगा। बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा वर्ष 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह बिहार का 17वां आर्थिक सर्वेक्षण है। ये बिल्कुल सही है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार में आर्थिक विकास की दर 10.98% रही। ये भी सही है। आर्थिक विकास की दर के मामले में बिहार देश में तीसरे स्थान पर है। ये भी सही है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट ऑप्शन डी होगा। बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए लगभग कितने रुपये के कुल परिव्यय के साथ राज्य का बजट पेश किया गया है? तो कुल बजट का आकार रहा है 2,62,085 करोड़, यानी 2.62 लाख करोड़। राइट ऑप्शन ए होगा। जिसमें से 2,12,327 करोड़ राजस्व प्राप्तियाँ और 49,758 करोड़ पूंजीगत प्राप्तियां होने के अनुमान हैं। यानी 2,12,327 करोड़ राजस्व प्राप्तियों के लिए और 49,758 करोड़ पूंजीगत प्राप्तियों के लिए आवंटित किया गया है। नेक्स्ट, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री ब्रिटिश एरा की यदि हम बात करें तो मोहम्मद यूनुस थे। राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। स्वतंत्र बिहार स्वतंत्र भारत की बात यहाँ पे नहीं की जा रही है। बिहार का प्रथम विधानसभा चुनाव 1937 में हुआ था। चुनाव में 98 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। कांग्रेस पार्टी द्वारा राजनीतिक स्वायत्तता के आश्वासन नहीं मिलने पर मंत्रिमंडल के गठन से इनकार कर दिया गया था। तत्कालीन गवर्नर ने इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाने का दायित्व सौंपा था। इस तरह से हम देखें तो 1 अप्रैल 1937 को मोहम्मद यूनुस बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे, यानी प्रधानमंत्री बने थे। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार विधानमंडल के संबंध में कौन सा सही नहीं है? विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या 40 है। ये बिल्कुल सही है। 40 सीटें हैं, जिसमें से 38 सीटें जो है SC के लिए रिजर्व है और 2 सीट ST के लिए रिजर्व है। तो ये सही है। विधान परिषद में आरक्षित सीटों की संख्या 6 है। ये भी सही है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या 343 है। नहीं, विधानसभा में सदस्यों की संख्या 343 नहीं 243 है। तो ये गलत है। तो कौन सा सही नहीं है? सी। राइट ऑप्शन सी होगा। बिहार पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में सही सुमेलित नहीं है। मुखिया का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। ये सही है। सरपंच का भी चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। ये सही है। लेकिन प्रमुख या उप प्रमुख का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। उनको चुनते हैं पंचायत समिति के सदस्य। अब तो इस तरीक़ा से हम देखें तो प्रमुख या फिर उप प्रमुख का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो ये गलत है। तो इनमें से सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो सी। राइट ऑप्शन सी होगा।
बिहार विधानसभा के प्रथम चुनाव 1937 ईस्वी के बाद प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हुए थे। सच्चिदानंद सिन्हा को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया था। राइट ऑप्शन बी होगा। रामदयालु सिंह को बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था और प्रोफेसर अब्दुल बारी सिद्दीकी ये बने थे उपाध्यक्ष बने थे। बिहार के राजकीय गीत को कब अपनाया गया था? तो बिहार का राजकीय गीत जो कि है मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत बंदन बिहार, इसके गीतकार रहे हैं सत्यनारायण और संगीतकार हरिप्रसाद चौरसिया एवं शिव कुमार शर्मा। इसको एडॉप्ट किया गया था, अपनाया गया था 2012 में। तो राइट ऑप्शन ए होगा 2012। निम्नलिखित में से किस महाजनपद का विस्तार वर्तमान बिहार राज्य क्षेत्र में नहीं था? तो 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद बिहार में थे, मगध, अंग और बज्जी संघ, ये तीनों बिहार में थे। मगध में आधुनिक जो बिहार है उसके गया, पटना और नालंदा जिला आते थे। अंग में भागलपुर और मुंगेर और बज्जी संघ में वैशाली तथा मुजफ्फरपुर। तो इनमें से मगध और अंग और बज्जी संघ ये तीनों आते थे, तो बिहार क्षेत्र में नहीं था। तो इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन डी होगा, ये तीनों बिहारी में थे। राजगीर के जैन मंदिर में किस सल्तनत शासक द्वारा दान देने के प्रमाण मिले हैं? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। राइट ऑप्शन बी होगा। प्रांतपति मान सिंह के समय बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी रोहतास में। अकबर ने राजा मान सिंह को 1587 में बिहार का प्रांतपति बनाया था। उसने 1587 से 1594 तक बिहार का नेतृत्व किया। मान सिंह के समय बिहार की राजधानी रोहतास थी। राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से कौन बिहार विभूति नाम से प्रसिद्ध हैं? अनुग्रह नारायण सिंह, A.N. सिंह हैं। राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नहर गंडक नदी से संबंधित है? तो त्रिवेणी नहर भी संबंधित है, तिरहुत, दोन, ये तीनों। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट ऑप्शन डी होगा। बिहार के प्रसिद्ध मलमास मेला का संबंध किस जिले से है? तो मलमास मेला राजगीर में लगता है और उसका संबंध नालंदा जिला से है। उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? घोघा झील कटिहार में है, ये सही है। अनुपम झील रोहतास में नहीं है, कैमूर में है, तो ये गलत है। सिमरी झील सहरसा में है, ये सही है। तो इसमें से सुमेलित नहीं है, बी। राइट ऑप्शन बी होगा। बिहार में रेलवे विद्युत इंजन कारखाना कहाँ स्थापित है? मधेपुरा में स्थापित है और 2022 में वहाँ 12,000 हॉर्स पावर के इंजन का निर्माण हुआ था। राइट ऑप्शन बी होगा। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले क्रमशः है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है शिवहर का, सेकंड पे पटना है और थर्ड पे दरभंगा है। राइट ऑप्शन ए होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा एडिटेरिया के 69th BPSC PT टेस्ट सीरीज से फुल सिलेबस टेस्ट 1 के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।